Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So in today's video we will discuss most important topic फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये वीडियो एक सजेशन है. एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप ये हमें बता दो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सो दैट हम थ्योरी में उन्हीं को कवर कर सकें, बिकॉज एज वी ऑल नो टाइम इज़ वेरी लेस नाउ. तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से कर लें सो दैट अच्छे थ्योरी का थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएँ. ठीक है, सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस यूनिट वाइज. ठीक है, कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये वीडियो जो है इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, उनको जो है फिज़िक्स 100% उनकी थ्योरी प्रिपेयर्ड है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट देम थ्रू दिस वीडियो कि ये जो टॉपिक है इनको आपने और स्ट्रेस दे के पढ़ना है. दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने थ्योरी सोचा स्किप कर देते हैं, थ्योरी नहीं करते हैं, सिर्फ MCQs कर लेंगे, कुछ डिसेंट स्कोर बन जाए उतने तक की, उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट कवर दीज टॉपिक्स बिकॉज दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. इनको आप कवर कर लो इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम टू कवर कंप्लीट थ्योरी थॉरली. ठीक है, सो ये जो मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. सो आई हैव एनालाइज्ड मास्टर कैडर, लेक्चरर, मेरिटोरियस प्रीवियस ईयर पेपर्स और उनके बेसिस पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने पिक किया है जिनमें से रेपिटेटिवली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले मैंने जो यूनिट पिक की है वो है आप सबकी फेवरेट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ईजी ऑल्सो एंड इसकी वेटेज भी एग्ज़ाम में अच्छी रहती है. 4 to 5 मार्क्स का पेपर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स में से आता है. जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स की तो जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें से जो है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्वेश्चन ना आया हो. तो चाहे वो लेक्चरर, मेरिटोरियस, मास्टर कैडर कोई भी पेपर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है. और इसमें है क्या, इट्स सो ईजी. 7 प्रॉपर्टीज़ हैं. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं ये नेचर में न्यूक्लियर फोर्सेस, शॉर्ट रेंज हैं, सैचुरेटेड हैं, स्पिन डिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, नॉन सेंट्रल एक्सचेंज नेचर. बस ये 7 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आता है या तो उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं एंड दे आस्क कि इसमें से करेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, या फिर ये पूछ लेंगे इनमें से इनकरेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है. जनरली इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट वाला ही आता है. सो व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, स्टडी दिस टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस वेरी केयरफुली, उसको अच्छे से लर्न कर लेना. सेकेंड टॉपिक जिसमें से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पिक करता है दैट इज़ सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला. सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला मतलब आपको टोटल नॉलेज होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड, कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होती है ये क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम कौन से न्यूक्लियाइज के लिए होती है. उसके बाद सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला में हम स्टडी करते हैं 5 टाइप ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज. फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है वॉल्यूम एनर्जी, देन सरफेस एनर्जी, थर्ड है कूलम एनर्जी, फोर्थ है एसिमेट्री एनर्जी, फिफ्थ है ऑड इवन इफेक्ट या फिर पेयरिंग एनर्जी. अब इन एनर्जीज़ के बारे में पढ़ना कैसे है, पहले तो आपको इनको पांचों के नाम पता होने चाहिए. बाइंडिंग एनर्जीज़, दीज आर द 5 बाइंडिंग एनर्जीज़. अब इनके बारे में आपको स्टडी क्या करना है कि ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये क्यों अराइज हुई, इसका रीज़न क्या है होने का. वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी क्यों आई, या जो एसिमेट्री एनर्जी है क्यों आई, ऑड इवन इफेक्ट वाली क्यों आई. ठीक है, तो पांचों बाइंडिंग एनर्जीज़ का आपको रीज़न बताना चाहिए. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख लो कि ये पांचों बाइंडिंग एनर्जीज़ है, इनका रीज़न क्या है, उनके आगे शॉर्ट कीवर्ड में लिख लेना कि क्या क्या रीज़न है, ये क्यों अराइज हुई हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है कि ये बाइंडिंग एनर्जीज मास नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है. जैसे वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मास नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. सरफेस एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज्ड पावर 2/3 ऑफ मास नंबर. उसके बाद जो है हमारे पास कूलम एनर्जी जो है
दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर -1/3, ठीक है। और एसिमेट्री एनर्जी जो है दैट इज़ वो ए से रिलेट हो रही है। देन ऑड इवन इफेक्ट, मतलब बेसिकली आई वांट टू से कि पांचों के जो पांचों बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं वो क्यों अराइज हुई, उनका रीज़न क्या है, उसके बाद उनका मास नंबर ए से रिलेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि इनका साइन क्या है। साइन मतलब कि कौन सी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव है, इसमें से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है कि ये अगर वॉल्यूम एनर्जी है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मास नंबर, या फिर एसिमेट्री एनर्जी, व्हाई इट अराइजेज, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो वो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। What you need to know related to binding energies, first thing is there are types, all 5 type of binding energy. Second is क्यों वो अराइज क्यों हुई, रीज़न क्या है उनके होने का। उसके बाद थर्ड थिंग कि साइन क्या है, कौन सी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। फोर्थ इज़ कि उनका मास नंबर के साथ रिलेशन क्या है। तो ये चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान से जो है नोट डाउन कर लेना है, पढ़ना है, इनको स्किप नहीं करना। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का यही रीज़न है कि आपने इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को स्किप नहीं करना, इनको स्ट्रेस दे के ज़रूर पढ़ना है। अभी नेक्स्ट थिंग इज़ कि यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम बता तो रहे हैं कि ये थ्योरी में ये टॉपिक करना है, ये करना, बट करना कहाँ से है। तो करना कहाँ से है, द थिंग इज़ ये सब टॉपिक्स चैनल पर कंप्लीटेड हैं, थ्योरी सबकी मैंने करवाई हुई है, ईच एंड एवरी पॉइंट इंक्लूड किया हुआ। सो थ्योरी की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हो, सेलेक्ट करके देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस वाली वीडियो देख लेते हैं, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला वाली देख लेते हैं। इन दैट वे यू कैन डू। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन, अगेन दिस टॉपिक इज़ समथिंग कि जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, दिस इज़ शेल मॉडल, न्यूक्लियर शेल मॉडल। अब आजकल इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि या तो थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा या तो फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर उन्होंने वो, या तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है टू कैलकुलेट स्पिन एंड पैरिटी यूजिंग शेल मॉडल, ठीक है। आपको कोई न्यूक्लियाई दे देंगे वो, एंड दे विल से कि इसकी ग्राउंड स्टेट की स्पिन एंड पैरिटी प्रोडिक्ट करो यूजिंग शेल मॉडल। तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, एंड देन जो है जो लास्ट अनपेयर्ड रह जाएगा दैट विल डिसाइड द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी। इस तरीके से ये है, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर शेल मॉडल मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो उस वीडियो से उस कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हो। सेकेंड जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इसमें से आजकल, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ शेल मॉडल। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स की न्यूक्लियर शेल मॉडल की क्या सक्सेसेस रही हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, एंड देन देयर आर फेलियर्स ऑल्सो। तो इनको इंक्लूड करके जो है क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो शेल मॉडल के बेसिस पर है। सो ये दोनों जो है एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए आपको शेल मॉडल की तैयारी करनी है। आपको ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, एंड आपको इसके सक्सेस एंड फेलियर पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसको अच्छे से ज़रूर कर लेना, दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट पर ये एक छोटा सा टॉपिक है, रेडियो एक्टिव सीरीज़। तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट सीरीज़ हैं वो कौन सी हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ कि उनका पेरेंट क्या है सीरीज़ का, एंड एंड प्रोडक्ट क्या है। बिकॉज समटाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो थोरियम सीरीज़ है, तो नाम से पता चल गया थोरियम सीरीज़ है, तो पेरेंट तो उसका थोरियम ही होगा, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे देखो लेड है इसका एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेपट्यूनियम सीरीज़ का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरेनियम सीरीज़, एक्टीनियम सीरीज़। तो इस तरीके से जो 4 रेडियो एक्टिव सीरीज़ हैं, इनका पेरेंट एंड इनका एंड प्रोडक्ट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो छोटा सा ये टेबल है, इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना आप। सो फिफ्थ टॉपिक जो है दैट इज़ डिकेज, अल्फ़ा बीटा गामा डिके। तो इनके बेसिस के ऊपर कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, इसके बेसिस के ऊपर एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन बेस्ड, कि आपको जो है बिगिनिंग में उन्होंने एक न्यूक्लियाई दे दिया विच अंडरगोज बीटा डिके, अल्फ़ा डिके, गामा डिके, एंड देन फिर आपको पूछेंगे फाइनल जो डॉटर न्यूक्लियाई है अब कौन सा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जब डिके होते हैं तो मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे चेंज होता है।
तो अल्फ़ा अगर डिके हो रहा है तो अब कैसे चेंज होगा, एंड देन इट फर्दर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि पेरेंट न्यूक्लियाई दे दिया आपको, एंड देन दे विल से कि फर्स्ट स्टेज में तो इसकी अल्फ़ा मिशन हुई है, फिर देन एक बीटा मिशन हो गई, गामा हो गई, देन अगेन बीटा हो गया। बताओ जो फाइनल है डॉटर न्यूक्लियाई वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको स्टडी करना है। अल्फ़ा इज़ वेरी इजी, गामा तो 0 है उसका भी पता है आपको। इन तीनों को ज़रा स्टडी करना पड़ेगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो नहीं, ए एंड बी, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन। तो इसको देख लेना कि जब इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, एंड पॉजिट्रॉन एमिशन जब बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है, इन दैट केस किस तरीके से जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर चेंज हो रहा है। ये एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, विल से फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो डिकेज की मैंने ना अलग से एक वीडियो बनाई है रिसेंटली, जिसमें मैंने ऐड किया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं पिन कर दूंगी। दैट वीडियो आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको आप देख लेना डिके टॉपिक को। उसकी एक अलग से ही सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगी, चेक दैट वीडियो। आप यू विल गेट टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये साथ में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट एक और बात है कि अगर आप इसको मास्टर कर लोगे अच्छे से आपको ये पता चल गया, टॉपिक क्लियर हो गया, एंड देन इसमें फिर मार्क पक्का है आपका। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स थोड़ा ये कुछ लर्न करने वाला भी है, कुछ समझने वाला भी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं कौन कौन से, क्या है हमारे पास। मीजॉन्स, बेरियॉन्स, लेप्टॉन्स, हाइड्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, हाइपरॉन्स। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने कैटेगरी बताई है। अब इनके फर्दर इनके जो अंडर पार्टिकल्स भी हैं। अब कौन कौन से पार्टिकल्स हैं ये ऐसे कर सकते हैं, अब इसका एक टेबल ही बना लो, सो दैट आपने खुद से लिखा होगा ना, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो एक तरफ सबसे पहले आप सारे पार्टिकल्स लिख लो, देन उसके बाद सारे एंटी पार्टिकल्स लिख लो, उन पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन का आ गया पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे जो पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी आप लिखते जाओ। एंड देन कम्स द मीन लाइफ, कि उनकी मीन लाइफ क्या है, कोई पार्टिकल कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है, उसको नोट डाउन कर लो। देन मास आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सर्टेन पार्टिकल्स जैसे पायॉन्स हैं तो उनका विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मास है, तो मास के रिलेटेड भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद चार्ज क्या है, स्पिन क्या है, पैरिटी क्या है, एंड देन कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, लेप्टॉन्स में। ठीक है, अगर ये म्यूऑन है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, लेप्टॉन में। तो इस तरीके से आपको हर एक पार्टिकल की कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। ये एक टेबल बना लेना टाइम निकाल के। ठीक है, सारे पार्टिकल्स, सारे एंटी पार्टिकल्स, उनकी मीन लाइफ, उनका मास, चार्ज, स्पिन, पैरिटी एंड द कैटेगरी, ये ज़रूर पता कर, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, इसी में से आ जाता है कि ये कौन सा पार्टिकल है, आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। सेकंड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। आपको आना चाहिए कि हाइपर चार्ज एंड आइसोस्पिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है इन दोनों का, वो मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। उससे आप इसको सेकेंड ये टॉपिक रहेगा, टू कैलकुलेट द हाइपर चार्ज एंड आइसोस्पिन ऑफ पार्टिकल्स, दिस यू नीड टू नो। देन कम्स कंजर्वेशन लॉज, थर्ड में जो है। तो कंजर्वेशन लॉज में वो क्या करते हैं, एक आपको रिएक्शन दे देंगे, एंड देन दे विल आस्क कि क्या ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है, तो आपने उसको सभी कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पर चेक करना है, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन जो है कहाँ पे वायलेट हो रही है। अगर नहीं वायलेट हो रही, सब लेप्टॉन नंबर, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, ठीक है, चार्ज, मास जो है, बेरियन नंबर सब कंजर्व हैं अगर, देन द रिएक्शन इज़ अलाउड। अगर नहीं कंजर्व है देन रिएक्शन इज़ नॉट अलाउड। देन एट नंबर 4 है इसमें क्वार्क्स। ठीक है, तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, अप, डाउन, चार्म क्वार्क इज देयर,
देन स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप बॉटम, ठीक है। तो 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स हैं। अभी सबसे पहले तो आपको इन 6 के 6 क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि इनका जो है इनका बैरियन नंबर क्या है, चार्ज क्या है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको चार्ज ही पता होना चाहिए, बाकी जो बैरियन नंबर सबका सेम ही है 1/3, और जो इनका स्ट्रेंजनेस है वो सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क की -1 है, बाकी सबकी 0 है। चार्म क्वार्क के लिए जो है चार्म क्वांटम नंबर +1 है, बाकी सब 0 है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्वार्क्स का आपको चार्ज पता होना चाहिए, बाकी कोई इतना खास लर्न करने वाला नहीं है। तो क्वार्क्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और सेकंड जो है इसमें आ जाता है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्क कंटेंट क्या है। अब जैसे पायॉन्स है, तो पायॉन्स कौन से क्वार्क से बने हैं, एक अप क्वार्क एंड एक जो है एंटी डाउन क्वार्क। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकल का आपको क्वार्क स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें जो है आपको इसमें क्वार्क्स में नॉलेज होनी चाहिए। तो एलिमेंट्री पार्टिकल इज़ वन सच टॉपिक जिसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पे ज़रूर अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। इसको ऐसे ही नहीं कि रीड करके स्किप कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इसमें से। सो देखो है क्या, आपको सारे पार्टिकल्स पता होने चाहिए, एंटी पार्टिकल्स, उनके मीन लाइफ, मास, चार्ज, स्पिन पैरिटी एंड देयर कैटेगरी। सेकेंड, आपको हाइपर चार्ज एंड आइसोस्पिन कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पर चेक करना आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन अलाउड है, कौन सी नहीं, मतलब ठीक है। और उसके बाद जो क्वार्क्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो जो हमने 6 टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वहीं तक जो है क्वेश्चंस आते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं आते। बट समटाइम्स इफ़ द एग्जामिनर फील लाइक कि एक न्यूमेरिकल भी ऐड होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल जो है उसके लिए आपको हाफ लाइफ का फार्मूलाज आना चाहिए। एक्चुअली हाफ लाइफ, क्यू वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तीनों फार्मूलाज ना 12th क्लास में भी प्रेजेंट है। तो समटाइम जब वो 12th क्लास में से अगर क्वेश्चन पिक करते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे, हाफ लाइफ, क्यू वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, जस्ट इनके फार्मूलाज नोट डाउन कर लेने तीनों के, हाफ लाइफ का फार्मूला, क्यू वैल्यू का फार्मूला एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का फार्मूला। और अगर क्वेश्चन आए तो सिंपल ही होता है, बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है। तो इन तीनों को जो है फार्मूलाज को नोट डाउन कर लेना। इसके बियॉन्ड कोई और फार्मूला नहीं है जिसमें से कोई न्यूमेरिकल आता हो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। इसके अलावा जो कैलकुलेशन की मैंने बात की वो यही है कि फर्स्ट जो है जो शेल मॉडल है उसमें स्पिन एंड पैरिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको लर्न करनी होती है। सेकंड जो है जैसे मैंने बात की डिकेज़ की, तो डिकेज़ में भी एक रिएक्शन दे देते हैं, उसमें आपको थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे चेंज हो रहा है। थर्ड जो है ये क्वार्क्स के जो यहाँ पर आ जाते हैं कंजर्वेशन लॉज जो आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको उनमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। उसके अलावा वैसे न्यूमेरिकल आता नहीं है, बट अगर पिक होता है तो दीज आर द 3 टॉपिक्स एंड यू जस्ट नीड टू नोट डाउन द फार्मूलाज ऑफ दीज 3 टॉपिक्स एंड जस्ट इनको सब्सटीट्यूट ही करना है, और ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं होगा। सॉल इन न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सबसे वास्ट है, दैट्स वाई बच्चों को उसको कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। सो आज की वीडियो में आई विल गाइड यू कि कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कवर करना है। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सिलेबस। इट हैज़ 4 पार्ट्स A, B, C, D। फर्स्ट टॉपिक है इसमें कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स, पार्ट ए, ये आपको ज़रूर कवर करना है, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें से जो है जो ये पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स, ये एक्चुअली आपकी कोई BSc बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये जो टॉपिक है इट इज़ कॉमन टू बोथ BSc एज वेल एज 12th क्लास। सो नेक्स्ट इज पार्ट C एंड D। C जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ अगेन टोटली फ्रॉम 12th क्लास, ठीक है। उसके बाद जो D पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो EM वेव का कुछ पोर्शन 12th में कवर्ड है, बाकी ये सारा जो है BSc का है। एंड देन देयर इज सम टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने जो
जब हमने स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स किया है तो वहाँ पर भी है, तो उसको वहाँ पर कवर कर लेना आप। इसमें चाहे इसको नहीं इंक्लूड करो, एक बार ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना, चाहे स्टैटिस्टिकल में कर लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कर लो, ठीक है। तो बेसिकली डी पार्ट में हमारे पास सिर्फ रह जाता है EM वेव्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक हम स्टैटिस्टिकल के लिए रख देते हैं। इतनी वास्ट यूनिट है तो इसको पढ़ें कैसे, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स पर आपको स्ट्रेस देना है, किन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, वो हम सब डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। फर्स्ट स्टेप जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए वो है ऑल थ्योरम्स, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है इट इज़ फुल ऑफ थ्योरम्स एंड लॉज। तो आपको उसको करना कैसे है, सबसे पहले जब आप इसकी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं तो इसमें जितनी भी थ्योरम्स आ रही हैं, जितने भी लॉज आ रहे हैं, वो सब थ्योरम्स के जो एक्सप्रेशन है, उनकी स्टेटमेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। डोंट गो विद हाउ टू कैलकुलेट, वो सारा कंप्लीट जो है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन एंड ऑल नथिंग। सिर्फ आपको हर एक थ्योरम एंड हर एक लॉ का जो उसकी स्टेटमेंट होती है हर एक लॉ की, ठीक है, और साथ में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है A, B एंड C तीनों पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। A पार्ट में वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास 3 थ्योरम्स आ जाती हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम आ जाती है एंड ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो आपको इन तीनों थ्योरम के जो है स्टेटमेंट क्या है और इसका एक्सप्रेशन क्या है ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो कूलम लॉ आ गए, गॉस लॉज देयर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे लेंज लॉ है, ठीक है। तो जितने भी लॉज एंड थ्योरम है उनका क्या मैंने बोला, उनकी जो स्टेटमेंट है एंड उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस यू कैन डू। कितने के ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये 10 थ्योरम्स एंड लॉज, देयर स्टेटमेंट्स एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आप डेडिकेटेडली ना बाकी सारे सब्जेक्ट एक्सक्लूड करके सिर्फ फिज़िक्स को 1 वीक भी देंगे ना, 1 हफ़्ता भी निकाल लेंगे, अगर कि सिर्फ 1 हफ़्ता हमें फ़िज़िक्स पढ़नी है, तब भी आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स सारे कवर हो जाएंगे उसके, ठीक है। जैसे कि जो बड़ी यूनिट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स हो गया, एक दिन उसके लिए, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड एक दिन क्वांटम के लिए, ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। उसके बाद बाकी सारी यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं, तो एक दिन में वो 2 कंप्लीट हो जाएंगी। सो डेडिकेटेडली अगर आप 1 हफ़्ता भी निकालेंगे, आपकी पूरी थ्योरी आपके टिप्स पर होगी। सो सेकेंड स्टेप है ऑल फार्मूलाज। वैसे इस स्टेप का 50% काम तो फर्स्ट स्टेप में हो गया, बिकॉज जैसे आपने वो थ्योरम्स एंड लॉज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोट डाउन किए तो बेसिकली वो फार्मूलाज ही थे। तो समझो कि 50% फार्मूलाज तो आपने फर्स्ट स्टेप में ही कर लिए। अब यहाँ पर वो टर्म्स आ जाएंगी जो फर्स्ट स्टेप में नहीं इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। जितनी भी टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, म्यूचुअल इंडक्शन, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, जितनी भी टर्म्स अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जितने भी जो भी टर्म्स हैं सबके आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। इसमें कितने के टर्म्स आ जाएंगे, देयर विल बी 30, नॉट मोर देन दैट, मैक्सिमम 30 होंगे। तो ये सबके आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। इसका जो है 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग इज समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आ जाता है फार्मूलाज के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल वो दे देंगे जिसमें वो फार्मूला यूज़ हो जाएगा एंड आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है कि उसके बेसिस पर वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये वाली जो क्वांटिटी है ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ओनली इफ़ यू नो द फार्मूला। सो फार्मूला हैज़ 2 वे बेनिफिट। सो इतनी बड़ी यूनिट के लिए अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, बस एक दिन उसके लिए निकाल के ना सारी थ्योरम और लॉज के स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड जितनी भी टर्म्स आती हैं इसमें सबके फार्मूलाज जो हैं उनको लर्न करना है। आई रिमेंबर जब मेरा भी एग्ज़ाम जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जब भी हुआ है तो उसकी मैंने एक पेज पे की सी हमेशा बनाई है, बिकॉज अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। तो एक की एक पेज पर बना लो, बस ये थ्योरम का ये एक्सप्रेशन है और ये उसका स्टेटमेंट है एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर द वेरियस क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट स्टेप में हमने किए थ्योरम्स एंड एक्सप्रेशंस, सेकंड में हमने किए सारे फार्मूलाज, थर्ड है रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स क्या है,
रिजल्ट्स वाला जो काम है ना वो ज़्यादा आपका जो बी पार्ट है ना सिलेबस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, वहाँ से बनेगा। तो रिजल्ट्स में आपको क्या करना है, जैसे जितने एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल गॉस लॉ हमने स्टडी किया, जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, कूलम लॉ की जैसे जो है एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपने ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, या फिर ड्यू टू डाईपोल, ठीक है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस जो आते हैं, आपको कोई डेरिवेशन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखनी, जस्ट उसका आंसर क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल जैसे आपने खोला तो उसका आपने बस आंसर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया, दैट्स इट, ठीक है। तो उतना आपको करना है। ये जितने भी इसमें बी पार्ट में ही आएंगे ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ जाते हैं। जितने भी ये कैलकुलेट करने वाले थे कि ये कैलकुलेट करना, बेसिकली वी विल से जो लॉज की एप्लीकेशंस हैं उनके रिजल्ट क्या आए हैं। इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है अलग अलग केसेस में, देन कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ठीक है, देन कम्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से जो है फॉर डिफरेंट केसेस जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। डोंट गो विद डेरिवेशन, डोंट थिंक अबाउट हाउ द रिज़ल्ट कम्स, जस्ट नोट डाउन द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट सबको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस आर के ऊपर, ठीक है। बस वो एक्सप्रेशन को अच्छे से स्टडी करना है। तो ये 3 काम आपको करने हैं। फर्स्ट इज़ all the theorems, all the laws, their statements and their expressions. Second, all quantities, formulas. Third, जितने भी ये कैलकुलेट करने वाली एप्लीकेशंस हैं इनके रिज़ल्ट क्या आए हैं, राइट। तो एक दिन निकाल के आया, जो टोल्ड अर्लियर, सब इसको एक पेज पे लिख लेना, एक सिंगल पेज आपका कवर हो जाएगा, और एक सिंगल पेज के ऊपर पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपकी जो है उसकी की आपके पास प्रेजेंट होगी। बस उसको एग्ज़ाम से पहले भी एक बार आपको रीड करना होगा एंड इट गोना बी सफिशिएंट फॉर यू। अब ये 3 करने के बाद ना एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो अराइज हो रहा है, जिसमें से क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है, दैट इज़ EM वेव्स। सो ये तीनों स्टेप करने के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है EM वेव्स। EM वेव में से क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहा है, चाहे वो कोई भी लेक्चर, मेरिटोरियस या मास्टर कैडर का देखो आप, तो इसमें से क्वेश्चन जो है पेपर में आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको करना कैसे आपको, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थ्योरी और समथिंग, सिर्फ आपको इस टॉपिक के MCQs करने हैं। और कहाँ कहाँ से करने हैं मैं बता रही हूँ अभी। देयर आर 3 sources टू कवर EM वेव MCQs. फर्स्ट इज़ 12th क्लास बुक, ठीक है। 12th क्लास की बुक में काफ़ी MCQs हैं EM वेव टॉपिक में से, और आई विल से कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वैसे वो 12th क्लास की बुक में से ही आता है EM वेव का, ठीक है। तो वो वहाँ से करने हैं। सेकंड है BSc बुक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक में EM वेव का टॉपिक है, वहाँ पर जितने इसके MCQs हैं उनको कवर करना है। एंड देन कम्स द BSc बुक ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव्स। वैसे तो जो वाइब्रेशन एंड वेव्स है उसका जो वेव वाला पोर्शन है वो इलास्टिक वेव्स एंड ऑल वहीं तक लिमिटेड है, लेकिन कहीं कहीं जो बुक्स हैं उनमें उन्होंने EM वेव भी कवर किया हुआ है, तो वहाँ पर भी EM वेव के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर द 3 sources, और इनके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता EM वेव का, इन तीनों सोर्सेज में से ही आता है। तो यहाँ से आप करो, डेफिनेटली एक से 2 क्वेश्चन जो है EM वेव में से भी आएंगे। अगर टोटल हम देखें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इनकी वेटेज टोटल 7-8 मार्क्स की है। अगर आप 2 दिन निकाल लें, एक दिन आप न्यूक्लियर कर लें, एक दिन आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कर लें एज सजेस्टेड बाय मी द मेथड, डेफिनेटली आपका 8 मार्क्स श्योर हो जाएंगे, राइट। तो इनको अच्छे से करो, बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, तो उसमें मैं प्लेलिस्ट लिंक कर दूँगी, एंड जो टेलीग्राम चैनल है मेरा वहाँ पर मैं टॉपिक वाइज वीडियो शेयर कर दूँगी, राइट। जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं तो टॉपिक वाइज ही मैं वीडियो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, सो दैट वी डोंट नीड टू सर्च कि ये पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो कौन सी है। So that's all in today's video. In the next video we will discuss most important topics of other units, and let me know in the comment section कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। एंड अगर आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।